ठीक है, यूथनेस इज़ अ मेंटेलिटी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक अच्छी कविता लिखी है। उस कविता में वो कहते हैं, किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, ये यौवन का ज्वार ले चली उफनाती प्रखर जवानी, युवक हार जाते यौवन कभी नहीं हारा, एक निमिष की बात नहीं चिर संघर्ष हमारा। भारत रत्न नानाजी देशमुख का एक बहुत अच्छा वाक्य है। उनको किसी ने पूछा कि आपके जीवन में आपने किस विषय को लेकर काम किया। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में मैंने एक ही विषय को लेकर काम किया। वो क्या है? मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम करूँगा। आई विल नॉट वर्क फॉर माई सेल्फ, आई विल वर्क फॉर एवरीबडी। आज हम फिर से हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ, मंदार भानुशाली सर। और स्वागत है सर आपको हमारे आरटीटी के पॉडकास्ट में। बेसिकली हमारा पॉडकास्ट होता है स्टूडेंट्स के ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर कि वो आपसे कैसे सीख सकते हैं, हमारे गेस्ट से कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं पॉडकास्ट। बिल्कुल। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं अभी फ़िलहाल तो मुंबई यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स विषय पढ़ाता हूँ और उसके पहले एक बांद्रा के ही रिजवी कॉलेज में था, उसके पहले रहेजा कॉलेज में था और पढ़ाई मुंबई में ही है। मुंबई के रुइया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, डिपार्टमेंट से एमएससी किया है और पैदा हुआ यहीं पे कलीना कैंपस में। तो पिताजी इंडियन एयरलाइंस में थे, तो हम लोग इंडियन एयरलाइंस की कॉलोनी में रहते थे। तो जन्मभूमि यही है और अभी कर्मभूमि भी यही है मेरी। और पैशन है पढ़ाने का। जब छोटा था 10वीं या 8वीं 9वीं 10वीं की उम्र में, तब ऐसे लगता था कि मुझे टीचर बनना है। तो जैसे आगे पढ़ाई की, 12वीं में साइंस में अच्छे मार्क्स आए, तो घर से थोड़ा आग्रह हो गया कि अभी इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड है, हमारे यंगस्टर्स भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि थोड़ा एक पेरेंटल प्रेशर रहता है, एक पीयर प्रेशर रहता है कि अच्छे मार्क्स मिल गए तो इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है। तो जब मैं 12वीं हो गया, उस समय भी एक वातावरण था। तो घर वालों ने तय करके इंजीनियरिंग में एडमिशन करने के लिए फॉर्म भरवाया मुझसे और एडमिशन मिल भी गया। लेकिन मन में ये पक्का था कि अपने को तो इंजीनियरिंग करना नहीं है। तो घर में योजना करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई कि जहाँ एडमिशन मिला है जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे रैगिंग होता है। तो जैसे घर में पता चला कि रैगिंग होता है, तो नहीं फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन कैंसिल कर दो। इस प्रकार से इंजीनियरिंग की एडमिशन कैंसिल कर दी, बीएससी में एडमिशन लिया, एमएससी किया, आज यहाँ पर हूँ। जी सर, आपको जानना था मुझे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि आप करंट में क्या कर रहे हैं, आज आप कहाँ पे पोजीशन में? नौकरी की दृष्टि से तो आज मुंबई विश्वविद्यालय के इस सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में एज अ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेड आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम 2008। उसके अलावा भी जीवन में बहुत कुछ अदर देन एकेडमिक्स भी बहुत करता हूँ। जैसे मेरा विषय मैथमेटिक्स है, तो एक ध्यान में आया पढ़ाते पढ़ाते कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, वो जनरली बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, अप्लाइड में चले जाते हैं। तो हमने कुछ लोगों ने सोचा कि ये नहीं होना चाहिए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई में, जो बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, वो मैथमेटिक्स में ही रिसर्च आगे जाकर करना चाहिए। तो ये सोचकर हमने लगभग 2013-14 में एक एनजीओ की स्थापना की थी, रेजिंग अ मैथमेटिशियन फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग देश भर में वर्कशॉप्स करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी वर्कशॉप्स करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि गणित मैथमेटिक्स की जो डर है वो घर से ही ज़्यादा सबसे पहले आ जाता है। घर वाले ही ऐसे प्रेशर बनाते हैं, एंजाइटी पैदा करते हैं कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग पेरेंट्स के भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। आज लगभग 10 साल हो गए 2014 से, और वी हैव ग्रोन अप। एवरी ईयर वी कंडक्ट अ 6 days रेसिडेंशियल कैंप फॉर, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी तो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है और अच्छा चल रहा है, वो एक भाग है। समाज के लिए कुछ करना है, ऐसे भी बचपन से लगता था। जब महाविद्यालय में गया कॉलेज में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना हो गया। तो संघ से जुड़ा तो पता चला कि अपने जीवन में क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो स्वयं के लिए जितना कर सकते हैं, कम से कम जितना है आवश्यक उतना करना चाहिए। उसके अलावा जो भी समय मिले, उस समय में समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो संघ का काम करना प्रारंभ किया। फिर 4 साल एमएससी की पढ़ाई पूरी होने के बाद में संघ का पूर्णकालिक प्रचारक जिसको कहते हैं, ऐसा कार्य किया।
2012 से अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिम्मेदारी में हूँ। एक छात्र संगठन है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग 45 लाख मेंबरशिप है उसकी। उसका मुंबई महानगर का अध्यक्ष था, फिर कोंकण स्टेट प्रेसिडेंट था। अभी वर्तमान में विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष निमंत्रित सदस्य करके काम चल रहा है। जी सर, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हमारी जो आज की यंग यूथ है वो इंस्पिरेशन लेती हैं बड़े लोगों से। अगर आप जब तक ये नहीं बताएंगे कि मैंने ये काम किया है, मैं यहाँ पर हूँ, जब तक वो सुनते भी नहीं हैं कि भाई इन्होंने कुछ किया नहीं तो ये इंस्पिरेशन क्या देंगे। इसलिए सो आपको क्या लगता है कि आज की जो जेनजीस यंग यूथ है वो कहाँ पे जा रही है? क्योंकि मुझे मेरे सर ने कहा था कि आज के जो यंग यूथ है वो दिल से या दिमाग से अलग से ही सोच रहे हैं। वो दिमाग से ही नहीं सोचते हैं, दोनों से सोचते हैं। तो जो पहले की सेंचुरी, पहले के जो लोग थे वो कैसे थे और आज क्या चेंजेस दिख रहे हैं? पहले तो क्या था, मैं ज़्यादा भूतकाल में नहीं जा सकता। मैंने जितना जीवन जिया है उस जीवन में जो अनुभव आया उसके ऊपर तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए, हम व्यक्ति मनुष्य है तो दिल भी है और दिमाग भी है। तो व्यक्ति जब काम करता है, मनुष्य जब काम करता है, वो दिल से भी सोचेगा, दिमाग से भी सोचेगा। लेकिन दिल से क्या किसके ऊपर सोचना है और दिमाग से किसके ऊपर सोचना है, ये विवेक पाना बहुत ज़रूरी है। जो दिक्कत है आज के ही जनरेशन नहीं, मैं तो कहता हूँ ये इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी जनरेशन। इट इज़ जस्ट दैट एवरी जनरेशन फील्स दिस इज़ माई प्रॉब्लम, इट वॉज नॉट देयर बिफोर। ऐसे नहीं है, हर जनरेशन की अपनी अपनी समस्याएं रहती है। हम अगर देखेंगे तो आज के जनरेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, अगर उसको लिस्ट आउट करते हैं तो कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एकेडमिक्स। जैसे आपको अगर मैंने पूछा कि आप बीएससी क्यों कर रहे हैं, तो ऐसे 100 में से कितने लोग बता पाएंगे उसका सही कारण कि मैं बीएससी क्यों कर रहा हूँ? जी। आपने अगर किसी स्टूडेंट को पूछा कि 12वीं के बाद क्या करेगा, तो 100 में से कितने परसेंटेज स्टूडेंट जवाब देंगे? 100 में से 5%, 10% भी नहीं बता पाएंगे कि मैं एक्चुअली क्या करूँगा। मैं ग्रेजुएट के बच्चों को पूछता हूँ, पीजी के स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि आप मास्टर्स करोगे, बाद में क्या करोगे? एक कॉमन जवाब मिल जाता है कि मैं रिजल्ट आने के बाद सोचूंगा। अब ऐसा क्यों सोच रहा है आज का जनरेशन? क्योंकि उसको जो सही मायने में हमने पढ़ाना चाहिए था अपनी शिक्षण व्यवस्था में, वो हम उसको नहीं पढ़ाते हैं। हम उसको सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना है उसको नहीं बताते। क्योंकि जब वो 15 साल की फॉर्मल एजुकेशन के बाद में मार्केट में जाता है, दुनिया में जाता है, तो उसको एक डिस्कनेक्ट क्यों महसूस होता है? क्योंकि जो उसने पुस्तकों में पढ़ा, वॉट यू रेड इन द बुक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड लाइफ। तो ये डिस्कनेक्ट है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में उसको इवैल्यूएट करने के लिए कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता है और उस प्रकार का कोई सिलेबस में भी कंटेंट नहीं होता है। हम सब्जेक्ट सारे पढ़ाते हैं। इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करते हैं वो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए। तो ऐसा साइंस से स्पेसिफिक कुछ नहीं है, साइंस में ज़्यादा प्रेशर दिखता है और इसकी वजह से होता है। लेकिन सुसाइड का प्रॉब्लम तो अपने भारत में एज रिसेंट एज 2020 का जो रिपोर्ट है, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया एक साल में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये किसी भी अच्छे समाज के लिए अच्छा नहीं है। सभ्य समाज की दृष्टि से देखेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में अगर रोज़ इतने लोग मर रहे हैं और स्वयं को आत्महत्या करके ख़त्म कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये क्यों हो रहा है, इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा। इसमें कुछ व्यक्तिगत कारण भी है, समाज करके भी कुछ गड़बड़ियां हैं और एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी लूप होल्स है। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट खड़ा किया गया है और सबको कहा है कि आपको इस रेस में दौड़ना है विदाउट एनी एक्सेप्शन। जो इस रेस में नहीं दौड़ेगा वो पागल कहलाएगा, जो दौड़ के थक के गिर जाएगा वो डिप्रेशन में जाएगा, वो एंजाइटी में जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। क्योंकि हमने एक अलग प्रकार की एक जिसको कहते हैं रेस में सबको डाल दिया है। इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी अच्छा है कि एक जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो होलिस्टिक एजुकेशन की बात करती है, वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करती है। वो कहती है कि हर प्रकार का एजुकेशन स्टूडेंट को मिलना चाहिए। हमने दीवारें खड़ी कर दी कि करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल, स्किल, ये हमने दीवारें खड़ा की है। भारत में शिक्षा व्यवस्था ऐसी सेग्रीगेटेड कभी नहीं थी, हमेशा होलिस्टिक थी। हम पूछेंगे भास्कराचार्य आर्यभट्ट कौन थे? वो कोई पीएचडी इन मैथमेटिक्स थे क्या, फिजिक्स थे क्या? उनको फिजिक्स भी आता था, मैथमेटिक्स भी आता था, फिलॉसफी भी आती थी, अच्छा लैंग्वेज भी, लिंग्विस्टिकली भी अच्छे थे,
सब दृष्टि से अच्छे थे। ऐसी अपनी शिक्षा व्यवस्था। वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस कब आ जाता है? जब हम स्वयं को नहीं पहचानते। हमारे पास क्या पॉजिटिव है, हमारे पास में क्या कमियां हैं, इसको जब पहचानोगे, जीवन को अच्छे तरीके से जीना है, हर पल जीना है। क्या हो रहा है, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसको कैसे जी रहे हैं? हम लोग जैसे उधार की जीवन जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं। एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ, अभी हम सांस ले रहे हैं तो अभी हम जिंदा है इसके लिए सांस ले रहे हैं। इस पल को अच्छा जीना चाहिए। कल अगले पल क्या होगा पता नहीं है। हर पल अपने जीवन में, हर सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इट इज़ अ लाइफ फॉर यू, दैट ईच सेकेंड, एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ यू शुड लिव फुल्ली। तो क्या हो रहा है, हम लोग उसको पार्ट्स में जीते हैं, पार्ट्स में उसको महसूस करते हैं, होलिस्टिकली नहीं देखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं उससे परेशान हो जाते हैं। कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, ब्रेकअप हो गया तो परेशान हो गया, कोई एग्ज़ाम में कम मार्क आ गए तो फेल हो गया। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि डिप्रेशन तो सबको आता है और उसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं। गड़बड़ क्या है, उसमें से उभरना ये हो नहीं पा रहा है, ये गड़बड़ क्या है। मैं जब 8-9 स्टैंडर्ड में था तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में मुझे मेरे टीचर ने फेल किया। अब फेल हो गया, इसकी चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। मेरा जैसे मार्कशीट दिखाया सबको, क्लास में पता चला, तो मेरे बाकी के क्लास के मेरे फ्रेंड्स आकर बोलने लगे तू कैसे फेल हो सकता है, तू नहीं फेल हो सकता है। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ तो भी गड़बड़ हो गया है, तो ऐसे नहीं हो सकता है। मेरे बाकी के टीचर्स ने आके कहा अरे तू कैसे फेल हो सकता है इंग्लिश में, तू तो अच्छा स्टूडेंट है। फिर पता चला कि टोटलिंग में मिस्टेक था और फिर वो रिजल्ट था। तो ये उस समय पे मुझे भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि अपना कुछ गड़बड़ हो गया जीवन में, अभी सब कोलैप्स हो गया, अब दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, हमारे सारे जो यंगस्टर्स है ये सोचते हैं कि ऐसा हो गया तो ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, इसको क्या लगेगा। किसको क्या लगे इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हमारे को हमारे स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि आई कैन डू बेटर देन दिस। इससे भी वर्स्ट मेरे जीवन में अनुभव आए तो भी आगे बढ़ने की मन में तैयारी होनी चाहिए। वो तैयारी क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए। इसके लिए स्वयं को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपनी क्या, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप में कौन से अच्छे गुण हैं, आपको पढ़ाई में किस में रुचि है। बहुत बार ऐसे हो जाता है, आपका भी अनुभव ऐसे होगा, स्टूडेंट्स का भी जनरल अनुभव ऐसे है कि जिसमें इंटरेस्ट है उसमें पढ़ाई नहीं करते, और जिसमें पढ़ाई करते हैं उसमें नौकरी नहीं करते। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, आप देखोगे आज के इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं और क्या करते हैं, MBA करते हैं और कहीं पे मैनेजर करके नौकरी करते हैं। तो 4 साल की कोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और नौकरी क्या कर रहे हैं, तो मैनेजरियल लेवल के काम कर रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट था उसमें पढ़ाई नहीं की, जिसमें पढ़ाई की उसमें आज एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। तो जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी है वहाँ पे भाग गए। अब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, समाधान नहीं है। समाधान क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें रुचि ही नहीं थी। मेरी अगर रुचि गाना गाने में है और मुझे MBBS की आपने पढ़ाई करवा ली घर वालों ने ज़बरदस्ती करके, और मैं नीट पास भी हो गया, MBBS की भी पढ़ाई पूरी कर दी, लेकिन मैं डॉक्टर की नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे मन में जो मेरा इंटरेस्ट है, मेरी जो कला है, वो अगर गाना है। आप देखेंगे बहुत सारे फील्ड में, आज के संगीत की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका एकेडमिकली कोई और पढ़ाई हुई है, लेकिन है आज इस फील्ड में। ऐसा डिस्कनेक्ट रहता है, लेकिन अपने जीवन की राह अपने को बनानी है, कोई और नहीं बताया। बहुत बार ऐसे होता है कि 10वीं 12वीं की बच्चे पेरेंट्स के साथ में आते हैं मिलने के लिए। अब जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी में हैं पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मिलने के लिए। तो एक कॉमन क्वेश्चन हर पेरेंट पूछता है कि मेरे बेटे ने आगे क्या करना चाहिए, मेरी बेटी ने आगे क्या पढ़ना चाहिए। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि अब तक इतने सालों में मैंने किसी भी पेरेंट को ये नहीं बताया कि आपके बेटे ने या बेटी ने ये पढ़ाई करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हु एम आई टू टेल व्हाट यू शुड लर्न। मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं है। मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि आप BA करो, आप BCom करो, आप BSc करो, आप मेडिकल करो, आप आयुर्वेदिक करो। आई कैन टेल, आई जस्ट टेल ओनली वन थिंग टू द चाइल्ड, नॉट इवन टू द पेरेंट। पेरेंट के सामने मैं चाइल्ड, उस बच्चे को बोलता हूँ कि इसका मत सुनो। किसका? अपने पेरेंट्स का। किसका सुनो? अपने दिल का सुनो। आपका दिल आपको क्या कहता है, आपका मन आपको क्या कहता है, कि आपकी रुचि किस में है, उसमें कोई पढ़ाई कर सकते हैं क्या? कीजिए पढ़ाई। प्रेशर बहुत है, ये मैं भी जानता हूँ, और इस प्रेशर से बाहर निकलना कठिन भी है, लेकिन जो निकल पाता है वही जीवन में यशस्वी होता है। तो आपको उसमें से निकलने की कला धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। जी सर, जैसे आपने बोला हम भूल चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि जो रियल हीरोज़ होते हैं आजकल, जो टीवी पे आते हैं, जो एक
डब्बे पे आते हैं लोग उन्हें अपना रियल हीरोज़ कहते हैं, और जो वॉल्स में लगाते हैं कहते हैं कि सुबह उठ के अगर आप जिसको देखोगे आप उससे बहुत इंस्पायर होते हो लाइफ में। तो आपके नज़रिए में सुपर हीरोज़ या हीरोज़ कौन है, रियल हीरोज़? देखिए, आपने यहाँ पर एक ऐसे सुभाषित कहा है, मराठी में है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो जैसे बोलता है वैसे ही जीवन में करता है, वो संत व्यक्ति है, उसका सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। आपके सवाल के मैं 2 अलग जवाब दूंगा, थोड़ा सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे, लेकिन जैसे मैं जीवन को देखता हूँ वैसे मेरे मन में जो अभी थॉट्स है मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि आप किसको आदर्श मानोगे, ये बहुत बार सवाल आता है। हम स्कूल में थे तो हमको एसेस लिखने को बोलते थे, ऐसे का टाइटल होता, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो, मैं मुख्यमंत्री बन गया तो। आज के अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कभी बचपन में ऐसे लगा था क्या कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? उनका जो जवाब है वो मैं आज के सभी यूथ को, उन्होंने आपने सुना रहेगा तो आपको वो पता रहेगा जवाब। उनका जवाब बहुत अच्छा था और वैसे ही हर व्यक्ति ने सोचना चाहिए। उनका जवाब ये था, मैंने जीवन में कुछ बनने की कभी लालसा नहीं रखी, कुछ करने की मेरे मन में इच्छा जरूर थी। तो जीवन में कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए हमने सोचना चाहिए। अब ये रियल हीरोज़ है या रील के हीरोज़ है, ये इंस्टाग्राम के रील के हीरो है कि प्रत्यक्ष में हीरो है, ये किसके ऊपर तय होगा? वो अगर अपने जीवन में वास्तव में यदि कुछ अच्छा करते हैं, जो स्क्रीन के सामने, कैमरा के सामने करते हैं, वैसा ही वास्तव में अगर करते हैं तो आप उसको सोच सकते हैं कि वो मेरे जीवन का आदर्श हो या ना हो। लेकिन आदर्श किसको बनाना चाहिए, इसके पैरामीटर्स तो हर एक के अलग अलग होंगे। कॉमन पैरामीटर्स एक भारतीय के नाते क्या होने चाहिए, तो वो अपने यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिसको हम आदर्श करके मान सकते हैं। हम प्रभु श्री राम को आदर्श मान सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रती थे। इतनी सारी समस्याएं बाल्यकाल से आई उनको, लेकिन किसी भी समस्या से परेशान नहीं हुए। वो लोग कहते हैं भगवान का अवतार है, तो अगर सोचते थे तो वो अपने भगवान का अवतार होने के कारण बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के जैसे जिए। राजा बनने के बाद भी सब कुछ त्यागना पड़ा, तो बिना कुछ सोचे त्याग के जंगल में चले गए, जंगल में रहे, जंगल के वन फल खाकर जीवन जिया। जब पत्नी को उठा के लेके गए रावण, तो रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वानरों की सेना बनाई, और रावण को जीतने के बाद भी लंका में राजा नहीं बने, वापस अयोध्या चले आए। तो हमारे जीवन में आदर्श के लिए तो प्रभु श्री राम के बहुत सारे हम गुण देख सकते हैं। हनुमान हमारे लिए आदर्श है। आपको इतिहास में जाना है तो असंख्य उदाहरण हम दे सकते हैं। विवेकानंद हमारे आदर्श है। हम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श है। फिल्म के हीरो हीरोइन आदर्श है कि नहीं है, इसके ऊपर तो मेरा इतना ही कहना है कि वो अगर उनके जीवन में जो स्क्रीन पे जैसे वैसे अगर है, आपको अच्छा लगता है तो आप उसको मानिए, लेकिन वो ऐसे नहीं है, इस वास्तवता से तो दूर नहीं जा सकते। जी सर, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बोला, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? शिवाजी महाराज तो ये हम सबके लिए के मतलब सभी के लिए आदर्श है, युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा आदर्श है। एक व्यक्ति 16 साल की उम्र में जब उसके अगल बगल में सभी प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, फिर भी अपने स्वराज्य की स्थापना की मन में कल्पना करता है और अपने ही जीवन में उसको प्रत्यक्ष में लाता है। इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा आदर्श उदाहरण कि जिसको हम विजिगीषु वृत्ति कहते हैं, जिसको हम यूथफुलनेस कहते हैं, जिसको प्लानिंग कहते हैं, जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ऐसे हर चीज़ अगर आप 10 पॉइंट्स लिखें किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को लेके, पर्सनैलिटी को लेके, तो 10 के 10 गुण जिसको मिलेंगे, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हम देखते हैं कि अफजल खान आया, औरंगजेब आया, शाइस्ते खान आया, उनके जीवन की अनेक कहानी हमको पता है। एक अफजल खान की कहानी इसीलिए मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि परिस्थितियां कैसे रहती है और उसको आप कैसे टैकल करते हैं। तो बड़ा सैन्य लेके आया अफजल खान। जब आया तो उन्होंने बहुत कोशिश की, शिवाजी अपने किले से नीचे उतर के मैदान में आए मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन जिसको आज के इसमें आप गुरिल्ला टैक्टिक्स बोलते हैं, गनीमी कावा, वो कैसे था शिवाजी महाराज के मन में, वो बहुत परफेक्ट था। द वॉर विल बी फॉट ऑन माई टर्म्स, किसी शत्रु के टर्म्स पे नहीं, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं लड़ाई करूंगा। तो मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं मेरे किले के आसपास के एरिया में कंफर्टेबल हूँ, मैं शत्रु को मेरे घर तक लाऊंगा, मेरे दरवाजे तक लाऊंगा। अफजल खान ने बीच में पंढरपुर के विठोबा का मंदिर फोड़ा, तुळजापुर की भवानी माता का मूर्ति फोड़ा, तो पब्लिक में आक्रोश हो गया, पब्लिक को बहुत परेशान किया, प्रजा को बहुत परेशान किया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया।
तो आज के ज़माने के अगर सोशल मीडिया उस ज़माने में होता तो शायद ट्विटर पे ट्रेंड चलता था शिवाजी महाराज के विरोध में, कैसा राजा है, इतनी सारी प्रजा मुश्किल में है लेकिन ये ऊपर किले में आराम से बैठा है। ऐसे आज के ज़माने में होता तो शायद बोलते थे, उस ज़माने में भी शायद कुछ लोग बोलते थे, लेकिन शिवाजी के मन में पक्का था कि क्या करना है, मुझे इसको संपूर्ण रूप से ख़त्म करना है, ये मन में पक्का था। इसीलिए रुके, सही संधि का, सही समय का इंतज़ार किया। अफजल खान को अपने प्रतापगढ़ के किले के नीचे बुलाया, बड़ा शामियाना रखा। उसके सैन्य को ऐसे लगा कि अभी तो तय होने वाला है, अभी सब कुछ खत्म होने वाला है, या शिवाजी को पकड़ लेंगे या वो अपने से करार कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको खिलाया पिलाया इतना कि वो खा पी के सुस्त हो गए, और सैनिक चारों तरफ शिवाजी महाराज ने रखे थे कि जब सही मौका मिले तो इनको पकड़ के मारना है, इनको पकड़ के मारना है, ख़त्म करना ये पक्का था। शत्रु को वापस नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो वापस आके फिर आक्रमण करने वाला है। तो युद्ध नीति हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, कुशल एडमिनिस्ट्रेटर कैसा हो, उसके आदर्श उदाहरण शिवाजी महाराज थे जी। आज हमारे कॉरपोरेट में, गवर्नमेंट में हम पेंशन की बात करते हैं, हम अनुकंपा की बात करते हैं। कोई व्यक्ति अगर एम्प्लॉय गुजर जाता है तो उसकी पत्नी या बेटे को हम लोग जॉब देते हैं। ये आज के ज़माने के, हमको लगता है ये कुछ मॉडर्न हमने किया है। आज से 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले इस प्रकार की कल्पना एडमिनिस्ट्रेशन में लाई कि अगर कोई सैनिक मर जाता है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देना जी। कोई अगर मर जाता है तो उसको पेंशन दे, उसकी पत्नी को, विधवा को पेंशन देना। ऐसी कितनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम शिवाजी महाराज ने किया है। तो अगर उनके जीवन को हम ठीक से देखते हैं तो मुझे लगता है भारत के लोगों को और किसी में आदर्श ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर ही वॉज आइडियल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जी सर, यहाँ पे ना मुझे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला कि अगर सोशल मीडिया पहले होती तो क्या होता। जैसे आपने कहा कि कितना क्रिटिसिज्म देखना पड़ता, जैसे अभी होता है। अगर एक छोटी सी बात हो गई, अरे मोदी जी ने ये कर दिया, अरे पीएम ने ये कर दिया, या फिर कोई भी चीज़ में छोटी छोटी, अगर पहले होता तो क्या होता सर? तो वही है, बहुत लोगों का जीवन खराब हो जाता था, उनको परेशानी हो जाती थी अगर पहले सोशल मीडिया आ जाता तो अच्छा है। सोशल मीडिया कोई बुरी बात नहीं है। वी नीड टू हैंडल सोशल मीडिया प्रॉपरली। क्या हो जाता है, फेसबुक जैसे पहले ऑरकुट था, आपको शायद पता है कि नहीं, फेसबुक के पहले ऑरकुट था, ऑरकुट के बाद फेसबुक आया, अब इंस्टाग्राम चल रहा है, कल कोई और आ जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में नई नई चीज़ें तो आती रहेंगी। हाउ वी शुड बी यूजिंग सोशल मीडिया, वो क्लियर होना चाहिए। सेफ है इतना, क्योंकि एक छोटी सी बात को मिनी सेकेंड्स नहीं लगते हैं कि वो पूरी वर्ल्ड तक पहुंच जाए। नहीं, इसीलिए कम्युनिकेशन की दृष्टि से तो बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम हो गया ये। बहुत चीज़ें आपको वायरल करनी है तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करके लोग वायरल कर देते हैं। उसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, उसका गलत भी हो सकता है। तो ये इसका एज अ सोसाइटी वी नीड टू ग्रो अप, वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वो पता नहीं है, इसके लिए हर एक जन अपने अपने तरीके से उसको यूज़ करता है, उसका बैलेंस करके उसको यूज़ करना चाहिए। मतलब बहुत बार क्या होता है, जैसे फेसबुक पे उदाहरण के तौर पर लोग आज कुछ अपने मन में कुछ गलत अनुभव आया आपके जीवन में तो तुरंत लोग उसको लिख देते हैं। अब उसके ऊपर 50 लोग लाइक भी करेंगे, शायद कमेंट्स भी डाल देंगे, लेकिन उससे आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वो वर्चुअल फ्रेंड्स है आपके। तो क्या हो गया, एक रियल वर्ल्ड है और एक वर्चुअल वर्ल्ड है, और हमको ऐसे लगता है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है, तो ये भी गड़बड़ है। तो इसका भी एक बैलेंसिंग होने की ज़रूरत है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसकी वो वर्चुअल ही रहने वाला है। वो आपके जो भी फेसबुक में 5000 फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो 5000 में से कितने लोग आपके लिए काम में आएंगे? तो मेरे घर में माँ है, पिताजी है, बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, ये जो मेरा घर का स्ट्रक्चर है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, स्कूल के फ्रेंड्स है, कॉलेज के फ्रेंड्स है, ये मेरा एक्चुअल वर्ल्ड है। इसके ऑरा में रहना चाहिए, इसके साथ में रहना चाहिए। ये छोड़ के हम लोग वर्चुअल जीवन जीने जाते हैं तो उसके अनुभव यहाँ पर काम नहीं आते, यहाँ के अनुभव वहाँ पर काम नहीं आते हैं। ये समझाना पड़ेगा आज के लोगों को। तो उसको कैसे यूज़ करना है, उससे अपना मन भटक जाता है तो उसको ठिकाने पे भी लाना पड़ेगा। मीडिया की गलती है? गलती तो टेक्नोलॉजी की कभी नहीं रहती है ना, टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी मीडिया। क्योंकि आज हर स्टूडेंट, हर इंसान सुबह उठता है, उसके घर में न्यूज़पेपर आ जाता है, वो जैसे खोलता है उसे दुनिया भर की न्यूज़, कल क्या हुआ, आज क्या होगा, क्या होने क्या वाला है, पर उसमें 90% सिर्फ चीज़ें रहती हैं कि यहाँ पे कोई किस इंसिडेंट हो गया, यहाँ पर कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो मीडिया की गलती है? मीडिया की गलती तो है इसमें, मतलब मुझे पूछोगे तो है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो हमारे हाथ में है वो हम क्यों नहीं कर पाते।
जैसे मैं मेरा उदाहरण आपको बताऊंगा, मैंने पिछले 8 साल में, 8 साल हो गए, मैंने एक भी न्यूज़ चैनल देखा नहीं है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ। अभी लोग कहते हैं कि मतलब पढ़ता हूँ, मतलब क्या है, उसमें जो पढ़ना है उतना ही पढ़ता हूँ। जैसे पहला पेज लोग पढ़ते हैं तो आप पीछे से के पेज से शुरू करो। अगर पहला पेज आपको अच्छा नहीं लगता तो पीछे का पेज, उसमें स्पोर्ट्स न्यूज़ रहती है तो कुछ अच्छा आपको मिलता है। आप मिडिल के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ सकते हैं, कुछ और पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तो हमने करना चाहिए। हम दूसरे को क्यों डिक्टेट करते हैं? मीडिया ने ठीक करना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं, हम ठीक करें मीडिया को। मीडिया क्या कहती है, पब्लिक डिमांड है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। पब्लिक कब डिमांड करी कि मुझे खून हो गया, बलात्कार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, वो मुझे पढ़ना है या वो मुझे देखना है? सनसनी फैलाएंगे तो लोग उसको देखेंगे। ये एक साइकी है ना, ह्यूमन साइकी है। इसको कैप्चर करते हैं क्योंकि उनको उसमें से बिजनेस बेनिफिट्स है। हम उसके ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? तो मीडिया वाले भले कहे कि लोगों को देखना है, हम दिखा रहे हैं, हमने तय करना है कि देखना है कि नहीं देखना है। दैट इज इन आवर हैंड्स। मीडिया हम जो देखेंगे वही दिखाएंगे ना। हम जो देखिए, हम उसको डिक्टेट कर सकते हैं। हमने अपने जीवन में तय करना है कि मुझे क्या करना है। जैसे मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि न्यूज़ चैनल में जो चल रहा है वो मेरे जीवन से कुछ समझ, मेरे जीवन में 1 रुपया का उससे फ़ायदा नहीं है, तो मैं क्यों देखूँ उसको? दूसरे के घर में क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या दूसरे के घर में क्या गड़बड़ हो रहा है, दूसरे के घर में किस प्रकार का क्या बोलते हैं जिसको, किसका क्या खराब किया जाए, इस प्रकार का प्लानिंग हो रहा है, ये टीवी सीरियल्स में देखते हैं। तो वो सीरियल क्यों देखना? तो पिछले 8 साल में, 9 साल में मैंने एक भी टीवी सीरियल नहीं देखी, एक भी न्यूज़ चैनल नहीं खोल के देखा है। तो उसका कारण क्या है? किसके घर में क्या गड़बड़ हुई, मुझे देख के क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैं अपने अंदर भीतर झांक कर देखूँ क्या चल रहा है मेरे अंदर। सारा प्रॉब्लम एक ही है कि भगवान ने हमको आंखें दी है और दोनों आंखें बाहर की तरफ देखती है, तो हमको बाहर का सब कुछ बुरा 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 दिखता है। आंखें बंद करेंगे तो पता चलेगा अपने अंदर भी बहुत कुछ है देखने जैसा। हमारे भारत के सारे पूर्वज, अपने ऋषि मुनि जो होके गए, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट क्यों कर पाए? स्वयं के लिए और समाज के लिए, क्योंकि उन्होंने अंदर झांक कर देखा। हम कहते हैं, वेद के बारे में बोलते हैं, वेद आर रिवीलेशंस, कि ऋषियों को रिवील हो गया जो सत्य, जो ज्ञान, वो वेद के रूप में उन्होंने बताया दुनिया को। तो रिवील तब होगा, सत्य की अनुभूति तब होगी जब अंदर झांक कर देखेंगे। अंदर झांकना चाहिए, बाहर नहीं देखना चाहिए। जी सर, अभी सोशल मीडिया की बात चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ही अगर सोशल मीडिया के आप साथ रहते हो आजकल के इतने जनरेशन्स में, तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। क्यों सर? डिप्रेशन और स्ट्रेस का एक तरह से आपके लाइफ में कुछ हुआ, ठीक है, मेरे सर ने कहा कि अगर कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंगेंज हो जाते हैं, उसे सोचने लगते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं इतना ज़्यादा कि उन्हें और कुछ सोच में ही नहीं आता है। तो वैसा उन्हें करना चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए? देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि जो अपने क्वालिटीज़ है उसको आप जानोगे और जो आपके बस में है उसको आप समझोगे, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के ऊपर आप निकलोगे। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में आप हो क्या? जैसे आपने मुझे कुछ कहा, मुझे गुस्सा आ गया, आपने कहा ये आप पागल हो, ऐसे आपने मुझे कहा, तो मैंने ये बिलीव करना चाहिए कि मैं पागल हूँ, एक बात। मैंने आपको ही क्यों सुनना है, ये दूसरी बात। इन दोनों बातों को अगर ठीक से समझोगे तो पता चलेगा कि मेरा गुस्सा किसकी वजह से आया, वो कारण मेरे हाथ में है क्या? आप क्या बोलोगे मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। लेकिन मैं गुस्सा करूँ या ना करूँ, वो मेरे कंट्रोल में है क्या? है। तो जो मेरे कंट्रोल में है उसके ऊपर अगर मैं काम करता हूँ तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसमें से बाहर निकलने के बहुत सारे मौके हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा चाहते हैं कि वो ठीक काम करे। पति होगा तो उसको लगता है पत्नी ने ठीक से रहना चाहिए, पत्नी होगी तो उसको लगता है पति ने ठीक होना चाहिए, लड़का होगा तो माँ पिताजी ऐसे बोलते हैं, ये भाई ऐसे बोलता है, बहन ऐसे बोलती है, ये फ्रेंड मेरा ऐसे बोलता है। हर प्रॉब्लम की जड़ जो है वो दूसरा क्या करता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी उसके तरफ से, वो प्रॉब्लमेटिक है। हम किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको समझना पड़ेगा। हमारे हाथ में हमारी चीज़ें हैं, अपना भविष्य हमको ही गढ़ना है, कोई और बाहर का आके अपने को भविष्य अपना नहीं बनाएगा। मुझे अगर अच्छा बनना है तो मुझे मेरे ऊपर ही काम करना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर मैंने काम करके मैं अच्छा नहीं बन सकता। तो डिप्रेशन हो या जो भी हम षड्रिपु जिसको बोलते हैं, मोह है, मद है, मत्सर है, द्वेष है, ये आता है क्यों? क्योंकि बाहर देख रहे हैं, हम दूसरे को देख रहे हैं और उसको हम लोग, हमारा मन क्या कहता है, वो ठीक से बोलना चाहिए, उसने ठीक से करना चाहिए, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों किया।
ये दूसरा क्या करता है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, इसकी वजह से स्ट्रेस है, इसकी वजह से डिप्रेशन है। इसमें एक लाइन था लोग कहते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो वो 4 उंगली आपके ऊपर उठती है। बिल्कुल जी सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे कि आपने आज तक आपको जितना जाना है, आपको जितना लगता है कि आप हो, यंग यूथ आपसे क्या सीख सकती है? मुझे नहीं पता है कि मैं कुछ इस प्रकार का कोई एक व्यक्ति हूँ जिससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन के बारे में 3-4 बातों के ऊपर सोचना चाहिए। जिसके मतलब दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था में उसका कोई प्रावधान नहीं है, अभी आगे आएगा तो अच्छी बात है। उसमें से एक मुद्दा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज़ द मिशन ऑफ माई लाइफ। अब कोई किसी को पूछोगे कि व्हाट इज़ द मिशन ऑफ योर लाइफ, तो वो उसका जवाब क्या देगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कभी उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। हमारी सारी व्यवस्थाएं पहले के ज़माने की बहुत अच्छी थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, घर में शिक्षा होती थी, संस्कार मिलते थे। आज तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे चलता है। घर वाले स्कूल को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, स्कूल टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट देता है, टीचर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट को कॉन्ट्रैक्ट देती है। एवरीथिंग इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल नाउअडेज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से बाहर आएंगे तो पता चलेगा हमारे जीवन का, मेरे व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ। इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, मुझे जीवन में क्या करना है, मेरा जीवन किसके लिए है। अगर आपको आपके जीवन का हेतु ही पता नहीं है तो आप जीवन में क्या करेंगे। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमको लगता है कि अच्छी पढ़ाई क्यों करनी है, आप किसी को पूछोगे तो क्या जवाब देगा, अच्छी पढ़ाई क्यों करनी है तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। कोई बोलेगा इससे अच्छा मैं व्यवसाय कर पाऊँगा, कोई बोलेगा अच्छी पढ़ाई करेंगे तो मेरी शादी होगी, अच्छे घर में मैं जाऊँगी या जाऊँगा। हर एक के कारण अलग अलग है, लेकिन सही कारण क्या है, पढ़ाई किसके लिए करनी है। हमने हमारे स्कूल के जीवन में सबने प्रतिज्ञा कही है, प्लेज लिया है। स्कूल डेज में प्लेज लेते थे, एवरी डे वी यूज्ड टू टेक अ प्लेज। वो प्लेज क्या है, उसको स्मरण करेंगे तो उस प्लेज की एक लाइन है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपको पूछूंगा मैं, आपको याद है भारत का प्रतिज्ञा क्या है, आप बता पाएंगे? भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। आप कहते जाइए, आखिरी पंक्ति क्या है उस प्रतिज्ञा की, व्हाट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द प्लेज? The last line of pledge is, in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Happiness. अब in their well-being, किसके well-being की बात कर रहे हैं हम? सामने वाले के, हमारे कंट्रीमैन के ना, the brothers and sisters of my country. Yeah. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. तो grammatically alone का मतलब क्या है? Nothing other than that. That is the only thing which should happen in your life. तो हमारे जीवन का, हमारे प्लेज में हमने उसको 50 बार नहीं 5000 बार कहा होगा, रोज प्रतिज्ञा कही है, रोज इसको दोहराया है। क्या दोहराया है? इन देयर वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी अलोन लाइज माई हैप्पीनेस। माई हैप्पीनेस इज नॉट इन गेटिंग अ 5 digit सैलरी, 6 digit सैलरी, 7 digit सैलरी। माई हैप्पीनेस इन माई लाइफ इज नॉट सो दैट आई गेट अ गुड जॉब, आई डू सम गुड बिजनेस, मुझे 5 करोड़ का 50 करोड़ का टर्न ओवर चाहिए। माई हैप्पीनेस इज नॉट इन गेटिंग अ 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK बंगलो, फार्म हाउस। माई हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे इज इन वॉट, कि मेरे द्वारा, मेरे पढ़ाई के द्वारा, मेरे नौकरी के द्वारा, मेरे व्यवसाय के द्वारा मेरे भारतीय भाई बहनों का भला हो, उसी में मेरा सुख है, उसी में मेरा समाधान है। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं जीवन में जो भी करूं दूसरों के लिए। भारत रत्न नानाजी देशमुख का एक बहुत अच्छा वाक्य है। उनको किसी ने पूछा कि आपके जीवन में आपने किस विषय को लेकर काम किया? उन्होंने कहा मेरे जीवन में मैंने एक ही विषय को लेकर काम किया। वो क्या है? मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम करूँगा। आई विल नॉट वर्क फॉर माई सेल्फ, आई विल वर्क फॉर एवरीबडी। तो मेरे जीवन में तो एक पहली बात तो आज के युवाओं ने ध्यान में देनी है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आपको कुछ नहीं सूझा तो ये प्लेज का जो लास्ट लाइन है वो आपके जीवन का उद्देश्य है कि मेरी वजह से मेरे भारत के, दुनिया के भाई बहनों का भला हो, वेलबींग हो, उनको प्रॉस्पेरिटी मिले, ये मेरे द्वारा हो। ऐसा तो हर एक ने सोचना चाहिए। और एक बात सोचनी चाहिए कि मेरा जीवन किसके लिए है। मेरे जीवन, आप अगर दूसरे देशों का उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ जापान का, तो दुनिया के 3 विद्वानों ने एकत्रित आकर पढ़ाई की कि जापान की प्रगति क्यों हुई। हिरोशिमा नागासाकी इतना बड़ा घटना हो गया, 2 इंडस्ट्रियल सिटीज़ पूरे ध्वस्त हो गए, स्टिल दे डेवलप टू दिस एक्सटेंड एज वी कैन सी इट टुडे। तो इसका कारण क्या है? तो उसके कई कारण हैं। उसमें से एक कारण है जो बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है कि एक जापानी व्यक्ति विकास के बारे में क्या सोचता है।
वो हर भारतीय व्यक्ति ने, हर भारतीय युवा ने अगर सोचा तो भारत भी विकसित राष्ट्र हो जाएगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। वो वाक्य क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है कि जापानी व्यक्ति क्या सोचता है डेवलपमेंट के बारे में। द मिनिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट फॉर अ कॉमन जापानीज इज हिज विलेज डेवलपमेंट। विकास का न्यूनतम स्तर सामान्य जापानी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में पक्का है, मेरे गांव का विकास, उसके नीचे किसी का विकास नहीं। मेरा विकास, फिर मेरे परिवार का, फिर मेरे परिवारजनों का, फिर मेरे दोस्तों का, फिर कुछ समय मिला तो गांव, समाज, दुनिया का, ऐसे थॉट नहीं है। सबसे कम नीचे, उसके नीचे जाना ही नहीं है। वो क्या है, मेरे गांव का विकास। क्या हर भारतीय व्यक्ति, क्या हर भारतीय युवा इस प्रकार की सोच लेकर आगे बढ़े कि मुझे मेरे देश को विकसित राष्ट्र करना है 2047 में, तो मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य होगा, क्या करना है मुझे, मेरे देश को विकसित करना है, मेरे गांव को विकसित करना है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठेंगे तो समाज, दुनिया, देश सबका हम ठीक ठाक कर सकते हैं। तीसरी बात, ये केवल भारतीय ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ पर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम दुनिया के भले की बात करते हैं। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी भगवत गीता के ऊपर, और ज्ञानेश्वरी के अंतिम इसमें जब उनको प्रार्थना लिखनी थी कि अब ये फल किसको मिले इस ज्ञानेश्वरी का, तो वो लिख सकते थे मुझे मिले, मेरे भाइयों को मिले, मेरे परिवार को मिले, लेकिन वो लिखते हैं आता विश्वात्मके देवे। वो विश्व की कामना करते हैं, विश्व के मंगल की कामना करते हैं। ये केवल भारतीय विचार हो सकता है। तो हर भारतीयों को इस विषय पर, हर युवा को इस विषय पर भी काम करना है। एज अ इंडियन, व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ माई रोल इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। मुझे मेरे देश का भी भला करना है, लेकिन मानव प्रजाति है, इसकी भी, इंडियन सोसाइटी इज ए टॉर्च बेरर ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। तो हमको, दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया है इसके पहले। बीच के कुछ समय में 1000-1200 साल की गुलामी में हमको ऐसे लगा कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए अपने आप को अगर पहचानोगे तो अपना कर्तव्य भी ध्यान में आएगा कि एक भारतीय होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है। मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे गांव को, मेरे शहर को, मेरे देश को और इस दुनिया को, हमको सबको ठीक करना है। लेकिन ठीक करने की एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। कहाँ से शुरू करना है, तो अपने से शुरू करना है, और अपने में बदल लाएंगे और अपनी वजह से लोग प्रेरित हो जाएंगे। तो एक दीप से जले दूसरा, तो पहले स्वयं प्रेरित हो जाए, स्वयं अच्छा हो जाए, फिर दूसरे को करने का प्रयास करेंगे। ऐसे करेंगे तो हमारा भी समस्या का प्रॉब्लम सब निकल जाएगा और दुनिया का भी निकल जाएगा। जी मंदा सर, ये लास्ट एक हमारा गेम रहता है जिसमें हमें जानना पड़ता है कि जो हमारे गेस्ट हैं वो कैसे सोचते हैं। जहाँ तक मैंने अभी आपसे बात की है तो मुझे आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल लगा है। आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, आप अलग ही सोचते हैं, अलग वे में सोचते हैं। अभी ये जो हमारा गेम रहेगा, आपको बस एक वर्ड देंगे जिसके बारे में आपको सोचना है। राष्ट्र। इदम राष्ट्राय इदम न मम। माने ये राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं है। हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आहुति देते हैं, आहुति देते हैं तो मंत्र बोलते हैं, इदम इंद्राय इदम न मम, इंद्राय स्वाहा। ऐसे एक एक भगवान का नाम लेते हैं और आहुति देते बोलते हैं ये इंद्र का है, ये इसका है, ये उसका, ये मेरा नहीं है। तो हमने अभी अपने जीवन में कोई और अभी यज्ञ करना है, राष्ट्र यज्ञ करना है, तो हमारा राष्ट्र यज्ञ का मंत्र क्या होगा, इदम राष्ट्राय इदम न मम, राष्ट्राय स्वाहा। यंग यूथ यंग यूथ इज अ मेंटालिटी, ठीक है। यूथनेस इज अ मेंटालिटी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक अच्छी कविता लिखी है। उस कविता में वो कहते हैं, किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, ये यौवन का ज्वार ले चली उफनाती प्रखर जवानी, युवक हार जाते यौवन कभी नहीं हारा, एक निमिष की बात नहीं चिर संघर्ष हमारा। तो युवक हार सकता है क्योंकि युवक एक फिजिकल थिंग है। यौवन जो है, यूथफुलनेस जो है, वो एक मानसिकता है। उसके लिए उम्र का कोई पैरामीटर हम लोग नहीं लगा सकते। तो युवा होने का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिद्दी होना चाहिए। जो जिद्दी है वो युवा है। वीरव्रती होना चाहिए, जिसके पास में वीर व्रत है वो युवा है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिसके पास में करने की, जो भी हो करने की मन में इच्छा होनी चाहिए, वो डिटर्मिनेशन जिसके पास में होगा वो युवा है। डेडिकेशन जिसके पास में है वो युवा है। कन्विक्शन जिसके पास में है वो युवा है। ऐसे जिसकी क्वालिटीज़ है वो यूथफुल है, वो युवा है। ऐसा युवा भारत में हर व्यक्ति बने, ऐसा यौवन भारत के हर व्यक्ति को मिले। एक बिहार में बहुत बूढ़े बुजुर्ग हो गए, वो स्वतंत्रता सेनानी थे।
उनकी उम्र जब वो स्वतंत्र सेनानी बने तब 70 के ऊपर थी। तो ऐसा किस उम्र में व्यक्ति क्या सोच सकता है? तो एज इज़ नॉट अ फैक्टर। आपका मन युवा है क्या, आप अंदर से युवा है क्या? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 4-5 मैंने बताए, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको उसको लगा कर देखें, वो आप में है तो आप युवा है। ऐसे युवा बने कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, जिससे लोगों को आनंद मिले। आपको मिलकर किसी को अगर आनंद मिलता है तो आप युवा है, क्योंकि आपके पास में आइडियाज़ है। लेकिन विवेकानंद जैसे कहते हैं कि केवल आइडियाज़ होने से नहीं चलता है। युवा वो होता है जो किसी एक आइडिया को लेकर जीवन भर अपना कार्य करता है, अपना पूरा जीवन उस आइडिया को प्रत्यक्ष में लाने के लिए खपाता है जी। एक वाक्य में और एक कहूँगा जो युवाओं से संबंधित इसके लिए कि वी आर अ सोसाइटी विच कैनॉट बी सेइंग कि हमारे पास में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव thousands of problems in our daily life. At the same time, as a country, we should realize we have 140 crore solutions for these problems. इस देश की आबादी 140 करोड़ है। अगर हर व्यक्ति सोचे मैं एक प्रॉब्लम को लेकर काम करूं, तो हमारे देश के तो हज़ार ही प्रॉब्लम है ना। दुनिया के 140 करोड़ प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतनी क्षमताएं हमारे अंदर है, लेकिन वो क्षमता है हमारे अंदर, इसकी भी जागृति नहीं है। ये सेल्फ रियलाइजेशन जब होगा, जिस युवा को होगा, जब होगा, तो इस देश का और समाज का, दुनिया का भाग्योदय हो जाएगा। जी सर, एक आखिरी है जो मेरी तरफ से आपके लिए, लर्निंग, सीखना, आजीवन अध्ययन। भारत में, हमारे भारतीय संस्कृति में, परंपरा में गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक संस्कार ही संस्कार है। सो Indian philosophy is all about lifelong learning. It is not learning up to 10 years, 15 years, 18 years, 21 years. Learning is lifelong. जीवन में जीवन भर सीखना है। रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अपने यहाँ पर भगवान दत्त गुरु होके गए, तो भगवान दत्त गुरु के बारे में ऐसे कहते हैं उनके 21 गुरु थे। उसमें से एक गुरु वृक्ष है, एक गुरु कुत्ता है। वो कहते थे मेरे जीवन में मुझे जो जो संपर्क में आए, जिससे मुझे कुछ सीखने मिला, उसको मैंने मेरा गुरु कर दिया। So learning is a lifelong process. It is the formal education can be of 15 years, 18 years, 21 years, 22 years. That can be your formal education as of today's system. But जीवन भर तो पढ़ना ही पढ़ना है, सीखना ही सीखना है। हर पल, हर क्षण किसी न किसी अनुभूति से कुछ ना कुछ तो सीख जीवन की मिलती है। और जीवन में हर हमेशा स्वयं के अनुभव से ही सीखना चाहिए, दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं। उसको अगर ठोकर लगी है पत्थर पे टकरा के, तो मैंने भी पत्थर पे जाके क्यों टकराना? तो दूसरों के ऐसे अनुभव से भी सीखना है। सीखना तो जीवन भर है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जीवन में ही सीख नहीं सकते, तो जीवन भर सीखना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो सर, हम जैसे हमने बात की लर्निंग की, अगर हम जिद्दीपन की बात करें, जील, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फिर से एक बार अटल जी की कविता को ही यहाँ पर कहूँगा। उन्होंने जो लिखा है वही इस बात को ध्यान में देता है, और एज अ इंडियन यूथ हमारे मन में वो बात आती है जब इसको हम इस विषय को सुनते हैं, इस शब्द को सुनते हैं। जैसे आज सिंधु में क्या है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर 5 जन्य हुंकार उठा है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। हम देखेंगे अगर रोम कहाँ है, यूनान कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, आज की तारीख में वो सब ध्वस्त हो गई, वो सिविलाइजेशंस नष्ट हो गई है। भारत एकमात्र सिविलाइजेशन बची है। क्यों बची है? तो दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। अपने स्वयं के चरित्र के आधार पर भारत के ऋषि मुनि दुनिया भर में गए और दुनिया को ज्ञान दिया। इसके लिए भारत विश्वगुरु बना। कहते हैं स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरेन पृथिव्या सर्व मानवा। पृथ्वी के सभी मानवों को शिक्षा दी हमारे पूर्वजों ने। किसके आधार पर? अपने स्वयं के चारित्र के आधार पर। इसलिए अटल जी लिखते हैं कि दीप बुझे पश्चिमी गगन के, पश्चिम में सूरज हमेशा लय पाता है, तो दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। आप इस कविता को ठीक से सुनेंगे तो एक भारतीय के नाते हमारी जो भावनाएं हैं उसको उन्होंने बहुत अच्छा व्यक्त किया है। मुझे झील इस शब्द को लेकर और कुछ अभी दूसरा तो स्मरण नहीं आता, यही कविता है। जी सर, तो यही था पॉडकास्ट हमारा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद। जी सर, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नई पर्सनालिटी के साथ।